सिमियोन से, जो अपने दोस्तों के साथ स्कूल में प्रेजेंटेशन देने के लिए बेहद उत्साहित थी। हंसी मजाक, मस्ती और सपनों से भरी वो। लेकिन कैसे पता था कि एक भयानक तूफान उनकी खुशहाल दुनिया को बर्बाद करने के लिए दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अचानक स्कूल के दरवाजे पर सिमियोन के पिता फ्रेडरिक घबराए हुए पहुंचते हैं। बिना देर किए वो उसे अपने साथ ले जाने की जिद करते हैं। फ्रेडरिक पोलन नाम की एक खतरनाक रिसर्च कंपनी में वैज्ञानिक था। उसके अनुसार आसमान से जल्द ही एक जहरीली बारिश गिरने वाली है, इतनी खतरनाक कि अगर किसी इंसान की एक बूंद भी छू गई तो कुछ ही मिनटों में मौत यकीनी है। काले डरावने बादल तेजी से शहर की ओर बढ़ रहे थे। खतरे को भांपते हुए फ्रेडरिक ने बिना देर किए अपने पूरे परिवार को गाड़ी में बिठाया और एक सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ा। गाड़ी में बैठा उसका बेटा राचमस जिद पर अड़ गया। वो सीट बेल्ट पहनने से साफ इनकार कर रहा था और अगले ही पल उनकी कार का जोरदार एक्सीडेंट हो गया। वो समझ गया था अब वक्त बहुत कम बचा है। अपने परिवार को लेकर जंगल की ओर दौड़ लगाई, क्योंकि शायद वही बचने की कोई उम्मीद बाकी थी। जब वो परिवार जंगल की तरफ भाग रहा था तो एक अजनबी आदमी ने उन्हें भागते देखा और वो भी चुपचाप उनका पीछा करने लगा। कुछ दूर जाने के बाद आखिरकार उन्हें एक पुराना सा बंकर नजर आया। वही बंकर जिसे अपोलन कंपनी ने ऐसी आपात स्थितियों के लिए खास तौर पर तैयार किया था। जैसे ही वो लोग बंकर के अंदर दाखिल हुए, ठीक उसी पल बारिश की पहली बूंद एक पत्ते पर गिरी और फिर आसमान से जहरीली बारिश की बौछार टूट पड़ी। बंकर के अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए पूरा परिवार सैनिटाइज होकर लिविंग एरिया में पहुंचा। लेकिन राहत के उस छोटे से पल में भी फ्रेडरिक चैन से नहीं बैठा। उसने गहरी सांस ली और कहा कि उसे अब बाहर जाना होगा। शायद वही है जो इस जहरीले वायरस का इलाज ढूंढ सकता है। जाने से पहले वो अपनी बेटी सिमियोन को देखकर बस इतना कह पाया, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। सिमियोन अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब सवाल पूछने का वक्त नहीं था। उसके जाने के बाद सिमियोन ने धीरे से अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर जो दिखा उसने उसकी सांसें रोक दी। मौत की बारिश अपने पूरे कहर के साथ बरस रही थी। लोग एक एक करके इस जानलेवा वायरस की चपेट में आकर दम दीवते जा रहे थे। हर तरफ बस दहशत थी और उस वायरस का नाम लेते ही लोगों के चेहरे सन्न पड़ जाते थे। अचानक बंकर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। सिमियोन की मां जानती थी कि अगर फ्रेडरिक लौटेगा तो वो दूसरी तरफ से ही अंदर आएगा, इसलिए उन्होंने बच्चों से कहा कि आवाज की तरफ ध्यान मत दो। लेकिन डर और जिज्ञासा के बीच दोनों बच्चों से रहा नहीं गया और इससे पहले कि उनकी मां उन्हें रोक पाती, उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। बाहर वही आदमी खड़ा था जिसने उन्हें जंगल में भागते देखा था। अब वो पूरी तरह वायरस की चपेट में था। उसकी हालत तमकती हुई थी। उसी हालत में उसने रैसमस को पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की। मां ने बिना सोचे समझे बेटे को बचाने के लिए छलांग लगा दी और चीखकर बच्चों से कहा, दरवाजा बंद करो जल्दी। सिमियोन और रैसमस मां को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया और कांपते हाथों से उन्होंने भारी दरवाजा बंद कर दिया। बाहर उनकी मां जहरीली बारिश में तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा चुकी थी और अंदर भाई बहन बस एक दूसरे को थामे चुपचाप आंसू बहा रहे थे। सिमियोन ने अपने छोटे भाई को संभालने की पूरी कोशिश की, उसे हंसाने, बहलाने और डर से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की, जबकि वो खुद अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। रात होते होते दोनों किसी तरह सो गए, लेकिन आधी रात को सिमियोन की आंख एक अजीब सी आवाज से खुली। उसे यकीन हुआ कि उसने कुछ देखा। उसे लगा शायद वो फ्रेडरिक थे, लेकिन कुछ ही पलों में वो समझ गई ये बस एक सपना था। सुबह उन्होंने कंट्रोल रूम में जाकर सिस्टम चेक किया, जहां ये खुलासा हुआ कि ऐसे कई और बंकर इस शहर में मौजूद है। सिमियोन ने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार सिग्नल फेल। अब वो दोनों उस बंकर में अकेले रह गए थे। सिमियोन ने रैसमस को भरोसा दिलाया, पापा जरूर वापस आएंगे और दुनिया को बचा भी लेंगे। वो एक दूसरे का इतना ख्याल रखते रहे कि दिन कब महीनों में बदले और महीने कब सालों में, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। 6 साल बीत चुके थे उसी बंकर में, उसी इंतजार में। 6 साल बाद रैसमस अब 17 साल का एक जवान लड़का बन चुका था, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसके सब्र का बांध टूटता जा रहा था। सिमियोन उसे हर पल समझाने की कोशिश करती, दिलासा देती, लेकिन अब खुद उसके दिल में भी ये डर बैठ चुका था, शायद पापा कभी लौटकर नहीं आएंगे। एक रात जब रैसमस गहरी नींद में था, सिमियोन ने एक कड़ा फैसला लिया। अब इंतजार और नहीं। उसने चुपचाप एक हैजमेट सूट पहना और 6 साल बाद पहली बार बंकर का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक पुराना डर जोर से उसके सीने से टकराया। मां की चीखें, उनकी मौत की तस्वीरें हर पल उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। उसने अपनी मां के अवशेष तलाशने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ बस सन्नाटा था। ना कोई निशान, ना कोई आवाज। सिमियोन बिना कुछ पाए शहर की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते भर उसे कई क्वारंटीन जोन के चिन्ह दिखाई दिए, जैसे कि कोई आखिरी उम्मीद अब भी बची हो।
वो उन्हीं निशानों को फॉलो करती रही, लेकिन हर मोड़ पर बस सड़ी गली लाशें, उजड़े घर और मौत का सन्नाटा। आखिरकार एक सच्चाई ने उसे झकझोर दिया। बाहर की दुनिया अब मर चुकी थी और शायद वो दोनों ही अब इस दुनिया के आखिरी लोग थे। अब बंकर में रहना किसी हल का हिस्सा नहीं था, क्योंकि बाहर की दुनिया भले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन अंदर बैठे रहना अब और मुमकिन नहीं था। अगली सुबह जब रेस्मस उठा, सिमियोन ने उसे धीरे से बताया कि वो बाहर जा चुकी थी और उसने खुद अपनी आंखों से देखा, वहां अब कोई जिंदा नहीं बचा। आखिरकार उन्होंने फैसला लिया, अब वक्त आ गया है इस बंकर को हमेशा के लिए छोड़ने का। उस रात दोनों ने आखिरी बार उस बंकर में एक दूसरे से लिपटकर नींद ली, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस जगह ने 6 साल तक उन्हें जिंदा रखा, अब वहीं उनकी जान लेने वाली थी। बंकर की ऑक्सीजन पाइप ब्लॉक हो चुकी थी। सिमियोन बेहोश हो गई, लेकिन सौभाग्य से रेस्मस वक्त पर जाग गया और बहन को घसीटते हुए बंकर के बाहर ले आया। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई हादसा नहीं था, ये एक साजिश थी। असल में कुछ लोग अब भी जिंदा थे। जब उन्होंने सिमियोन को बाहर देखा तो उनका शक यकीन में बदल गया कि इस बंकर में खाने का जरिया है। इन्हीं लोगों ने ऑक्सीजन पाइप को जानबूझकर ब्लॉक किया था। अब वो दोनों बंदूक की नोक पर बंधक बना दिए गए और एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिए गए। उन लोगों का लीडर था मार्टिन। उसने कहा कि वो सिर्फ खाने की तलाश में आए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सारा खाना पहले ही रेस्मस और सिमियोन खा चुके थे, तो उनके पास अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए उन्होंने फैसला लिया, अब हम इस बंकर को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब साफ था, अगर वो लोग चले गए तो रेस्मस और सिमियोन वहीं उस बंकर में कैद रह जाएंगे, अपनी आखिरी सांस तक। जान बचाने की आखिरी उम्मीद में सिमियोन ने ग्रुप लीडर मार्टिन से कहा कि उसे और भी कई बंकर्स का पता है जहां शायद अब भी खाना मौजूद हो सकता है। ये सुनते ही मार्टिन रुक गया और उसने दोनों को अपने ग्रुप का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे रेस्मस और सिमियोन को सच्चाई का एहसास हुआ कि पूरी दुनिया में से 90% आबादी खत्म हो चुकी है। जो थोड़े बहुत लोग बचे हैं वो अब अपनी जान नहीं बल्कि रोटी के लिए लड़ रहे हैं। खाना अब सोने से भी ज्यादा कीमती हो चुका है। लोग उसे पाने के लिए एक दूसरे की जान लेने तक को तैयार है। इसके बाद मार्टिन की कहानी दिखाई जाती है कि वो कैसे पहली जहरीली बारिश से बच निकला। वो एक सैनिक था, अपनी पलटन के साथ एक पुल पर तैनात। तभी उसे एक औरत नजर आई जो अपने नवजात बच्चे को गोद में लेकर पुल की तरफ चली आ रही थी। लेकिन जितना उसे आदेश मिला था उस पर गोली चलाने का, उतना ही उसके ज़मीर ने मना किया और वो चाहकर भी उस औरत को गोली नहीं मार सका। लेकिन उस फैसले का अंजाम बहुत भयानक निकला। उसके तमाम साथी सिपाही जहरीली बारिश की चपेट में आकर इन्फेक्टेड हो गए। आखिर में सिर्फ मार्टिन ही जिंदा बच पाया। कुछ वक्त बाद उसकी मुलाकात पीतरिक नाम के एक आदमी से हुई और दोनों ने साथ मिलकर खाना और पनाह की तलाश में सफर शुरू कर दिया। इधर उधर भटकते हुए एक दिन उन्हें 3 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप मिला, जिसकी लीडर थी बीत्रिस। बीत्रिस और उसकी टीम भी खाने की तलाश में भटक रही थी और इस तरह वो सब मिलकर एक ही गैंग का हिस्सा बन गए। वर्तमान समय में ये पूरी गैंग दूसरे बंकर की ओर रवाना हो चुकी थी। सड़क, जंगल और खामोशी के बीच सफर जारी था। इसी दौरान रेस्मस और बीत्रिस की बातचीत शुरू हुई, जैसे कि उन्होंने कहीं पहले एक दूसरे को देखा हो। इतने साल बाद भी रेस्मस पेड़ों की हरियाली और खुले आसमान को देखकर एक बच्चे की तरह मुस्कुरा उठा, क्योंकि इतने समय से वो सिर्फ बंकर की दीवारों को देखता आया था। अचानक उन्हें सामने की सड़क पर एक गाड़ी आती नजर आई। सभी लोग तुरंत छुप गए। गाड़ी से 2 आदमी उतरे और उनके हाथों में बंदूकें थीं। असल में ये लोग किडनैपर्स थे जो इंसानों को पकड़कर ले जाते थे। लेकिन इससे पहले कि वो गैंग को देख पाते, एक अनजान लड़की जोर से भागती हुई उधर से निकली और उसका ध्यान खींचते ही वो दोनों उसी की तरफ दौड़ पड़े। मौका मिलते ही पूरा ग्रुप बिना वक्त गंवाए वहां से भाग निकला। भागते भागते कुछ ही दूरी पर उन्होंने उसी लड़की को कीचड़ में गिरा हुआ पाया। वो किडनैपर से तो बच गई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस कीचड़ में वो गिरी थी वहीं वायरस छिपा बैठा था। उस पानी के संपर्क में आते ही उसकी मौत अब सिर्फ वक्त की बात थी। वो लड़की धीरे धीरे तड़पने लगी। हर पल उसका शरीर जवाब दे रहा था। तब मार्टिन ने एक भयानक लेकिन जरूरी फैसला लिया। ताकि वो दर्द से और ना तड़पे, उसने उसे गोली मार दी। इस खौफनाक नजारे ने रेस्मस और सिमियन दोनों को झकझोर दिया। लेकिन इस नई दुनिया में मोहलत और मासूमियत दोनों की कोई जगह नहीं बची थी। वो समझने लगे थे कि अब उन्हें इसी नए तरीके से जीना होगा और वो आगे बढ़ गए। रात गुजारने के लिए पूरा ग्रुप एक उजड़ी हुई बिल्डिंग में रुका। वहीं रेस्मस को एक मरे हुए आदमी के जूते पहनने को दिए गए, क्योंकि अब यही जिंदा रहने का तरीका था। जब सिमियन सो गई तो रेस्मस अकेला बिल्डिंग में टहलने निकल पड़ा। तभी एक कमरे से आती हल्की रोशनी और धीमी आवाजों ने उसका ध्यान खींचा।
वो धीरे से अंदर झांका और वहां उसने देखा बीट्रिस मार्टिन के साथ थी। उन्हें साथ देखकर रैस्मस का दिल जैसे चुपचाप टूट गया, क्योंकि इतने मुश्किल वक्त में वो बीट्रिस को दिल से चाहने लगा था। अगले दिन पूरा ग्रुप दूसरे बंकर की ओर निकल पड़ा। रास्ता वीरान और खामोश था। हर कदम एक नई अनहोनी का डर साथ लेकर चलता था। इसी बीच अचानक रैस्मस का पैर पानी में जा पड़ा। सबकी सांसें थम गईं। मार्टिन ने बिना कुछ सोचे बंदूक तान दी। उसे लगा कि अब लड़का वायरस की चपेट में आ गया होगा, लेकिन ठीक उसी पल सिमियोन ने मार्टिन को रोक लिया। उसे याद था रैस्मस ने जो जूते पहने थे वो पूरी तरह वाटरप्रूफ थे, और शायद यही बात उसकी जान बचा गई। किसी तरह डर के उस पल को पीछे छोड़ते हुए आखिरकार वो लोग बंकर तक पहुंच गए। सिमियोन ने आगे बढ़कर अपना फिंगरप्रिंट स्कैन किया और दरवाजा खुल गया। अंदर जो नजारा था वो देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। पूरा कमरा खाने से भरा पड़ा था। इतना खाना उन्होंने सालों से नहीं देखा था। खुशियों के उस पल में सिमियोन की नजर अचानक एक पुराने फोन पर पड़ी। वो उठाकर देखने लगी और सन्न रह गई। वो फोन उसके पिता फ्रेडरिक का था। इसका मतलब था वो भी कभी इस बंकर में आ चुका था। फोन के अंदर उसे एक पुरानी वीडियो मिली जिसमें फ्रेडरिक के बॉस उसे कुछ समझा रहे थे। उस वीडियो में कहा गया था कि फ्रेडरिक, तुम्हें तुरंत स्वीडन स्थित एपोलन के हेडक्वार्टर में पहुंचना होगा। वीडियो में फ्रेडरिक के बॉस ने साफ कहा था, अब सिर्फ तुम ही हो जो इस वायरस का इलाज ढूंढ सकते हो। सिमियोन ने वो वीडियो मार्टिन को दिखाई और उसे समझाने की कोशिश की कि अगर इस दुनिया को बचाना है तो उन्हें स्वीडन जाना ही होगा। लेकिन अब जब बंकर में खाना, सुरक्षा और आराम मिल चुका था, मार्टिन ने सीधा जवाब दिया, मैं ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। आखिरकार सिमियोन और रैस्मस ने अकेले ही सफर शुरू करने का फैसला किया और चुपचाप वहां से निकल गए। कुछ देर बाद जब बीट्रिस की नींद खुली तो उसे पता चला कि दोनों जा चुके हैं। उसने भी अब रुकने का कोई मतलब नहीं समझा और अपने साथ लिया और जीन को लेकर मार्टिन और पैट्रिक को अलविदा कहा और निकल पड़ी उन्हें ढूंढने। अब बंकर में बस मार्टिन और पैट्रिक ही बचे थे। बाकी पूरा ग्रुप कोपेनहेगन शहर के बॉर्डर पर आकर एक दूसरे से मिला और एक साथ आगे बढ़ने लगा। करीब 1 घंटे की लंबी पैदल यात्रा के बाद थक कर सबने एक खुली जगह पर रुककर खाना खाने का फैसला किया। इसी बीच जीन और लिया एक चश्मे की दुकान में घुसे ताकि जीन के लिए नया चश्मा मिल सके, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में बाकी ग्रुप पर एक जबरदस्त हमला हो गया। कुछ अजनबी चोरों का एक झुंड उनका खाना लूटने के लिए अचानक उन पर टूट पड़ा, क्योंकि अब खाने की अहमियत जान से बढ़कर थी। चोरों की अचानक हमले से माहौल अफरा तफरी में बदल गया। हर कोई बस जान बचाकर भागने में लग गया। इसी भगदड़ में सिमियोन, रैस्मस और बीट्रिस एक दूसरे से बिछड़ने। भागते भागते सिमियोन शहर के एक अनजान और वीरान हिस्से में जा पहुंची। वहां एक तंग गली के कोने में उसे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। वो बच्चा भूख से बेहाल था और समझ न आने पर वो यूं ही दवाइयां उठाकर खाने लगा। सिमियोन को यह देखकर बेहद दुख हुआ और उसने झट से उसे कुछ खाने को दे दिया। तभी अचानक वहां उस बच्चे का पिता पहुंच गया और सिमियोन को देखकर चौंक गया। उसे लगा कि सिमियोन कोई किडनैपर है जो शायद उसके बेटे को ले जाने आई है। लेकिन सिमियोन ने शांत लहजे में उसे समझाया कि वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहती थी। धीरे धीरे उस आदमी को भी यकीन हो गया और जाते जाते सिमियोन ने उन्हें थोड़ा और खाना भी दे दिया ताकि वो कुछ समय और सुरक्षित रह सके। लेकिन जब अगली बार बारिश थमी और वो बाप बेटा बाहर निकले तो कुछ अजनबियों ने उन पर भी हमला कर दिया। सिमियोन सब देख रही थी। उसका दिल तड़प उठा। वो चाहती थी कि उनकी मदद करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानती थी कि इस दुनिया में अब हर एक कदम जानलेवा हो सकता है और शायद हर मदद जान से महंगी। इसलिए सिमियोन ने खामोशी से वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। इधर दूसरी तरफ रैस्मस और बीट्रिस एक पुराने मोहल्ले में पहुंचे जहां बीट्रिस का बचपन बीता था। वो पहली बार जहरीली बारिश के बाद इस जगह पर वापस आई थी और जैसे ही उसने अपने घर की दहलीज पार की, उसने देखा उसके माँ बाप की सड़ी हुई लाशें अब भी वहां पड़ी थी। उसका दिल जैसे एक पल में चकनाचूर हो गया। उसकी रूह कांप उठी। लेकिन रैस्मस ने इस घड़ी में उसका साथ नहीं छोड़ा। बारिश थमने के बाद वो सभी वापस उसी जगह लौट आए जहां पूरी टीम एक दूसरे से बिछड़ गई थी। सिमियोन भी वहां पहुंच गई थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक एक अजनबी आदमी वहां आ धमका जो सिमियोन का पीछा करते हुए यहां तक आ गया था। उसने झट से रैस्मस को पकड़ लिया और बाकियों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसका सारा खाना हवाले ना किया तो वो रैस्मस की जान ले लेगा। सभी लोग स्तब्ध खड़े थे, लेकिन तभी सही वक्त पर मार्टिन और पैट्रिक बंदूकों के साथ वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस पागल आदमी ने रैस्मस के पेट में छुरा घोंप दिया और भाग निकला। पूरा ग्रुप चीख पड़ा। सिमियोन दौड़कर उसके पास पहुंची, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
जैसे ही रैस्मस जमीन पर गिरा, सिमियन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसे याद आया कि पास ही में एक और बंकर मौजूद है। पूरी ग्रुप की मदद से उन्होंने घायल रैस्मस को वहां तक पहुंचाया। अंदर पहुंचते ही सबने मिलकर उसकी मरहम पट्टी शुरू की। जख्म गहरा था, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। इसी बीच कहानी हमें एक फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां दिखाया जाता है कि मार्टिन, बीट्रिस और बाकी ग्रुप खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। बीट्रिस ने एक छोटी सी झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, "ये मेरा बचपन का घर है।" लेकिन इस बात ने मार्टिन को थोड़ा परेशान कर दिया, क्योंकि कुछ वक्त पहले बीट्रिस ने एक अलग जगह को अपना घर बताया था। अब यह साफ हो गया था कि वो कुछ छुपा रही थी और शायद सबसे झूठ बोल रही थी। वापस वर्तमान में मार्टिन ने सिमियन को एक अजीब डिवाइस दिखाया जो उन्हें पिछले बंकर में मिला था। वो डिवाइस एक डिजिटल नक्शा दिखा रहा था और उस नक्शे में साफ दिखाई दे रही थी एक लंबी सीमेंट की दीवार जो वायरस फैलने से पहले वहां नहीं थी। इस दीवार के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। मार्टिन को पूरा यकीन था कि इस दीवार के उस पार शायद अब भी जिंदगी बाकी है, एक ऐसी जगह जहां ना वायरस है ना डर। शायद वही उनका आखिरी मौका छुपा है।